नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 20 जुलाई और दिन है सोमवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। बिजली बिल अब एड्रेस प्रूफ नहीं, नक्शा पास कराने से पहले फायर एनओसी जरूरी। हिंडन नदी उफान पर 150 से ज्यादा घरों में पानी। मगरमच्छ हादसे पर सीएम बोले वीडियो नहीं, मदद करें। सायरन बजाती एम्बुलेंस से निकली 80 पेटी शराब। डीएम के सामने बच्चे ने खोली सिस्टम की पोल। और कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी भी सतर्क। अब आगे के समाचार देखते हैं विस्तार से। लखनऊ में खुला नया आपदा मुख्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नई मुख्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने से ज्यादा जरूरी है पहले से तैयारी करना। जागरूकता और सही योजना से जन धन के नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की भी भागीदारी जरूरी है। 200 करोड़ रुपए से बने इस आधुनिक मुख्यालय में 24 घंटे चलने वाला राज्य आपदाकालीन संचालन केंद्र, डिजिटल कमांड सेंटर, सभागार, पुस्तकालय और प्रशिक्षण की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। मगरमच्छ हादसे पर सीएम की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में मगरमच्छ के हमले में 12 साल के बच्चे की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के समय लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाने लगते हैं। सबसे पहले पीड़ित की जान बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। सीएम ने लोगों से मगरमच्छ वाले इलाकों में पूरी सावधानी बरतने और अन्य वन जीवों के पास बेवजह न जाने की भी अपील की। गलियों की जमीन का भी होगा मूल्यांकन। उत्तर प्रदेश में पहली बार 3 और 6 मीटर चौड़ी गलियों की संपत्तियों का भी अलग से मूल्यांकन किया जाएगा। अभी तक सिर्फ 9 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों का जमीन का आकलन होता था। नई व्यवस्था में सड़क की चौड़ाई, भवन, बोरवेल, कृषि फार्म और दूसरी सुविधाओं को भी आधार बनाया जाएगा। इसी के अनुसार नया सर्किल रेट तय होगा। इसके लिए अलग से इंडेक्स भी तैयार किया जाएगा। बिजली बिल अब एड्रेस प्रूफ नहीं। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल अब नाम और पते का वैध प्रमाण नहीं माना जाएगा। नए नियम के तहत बिजली बिल से अस्थायी पता हटा दिया गया है, उसकी जगह एक्स लिखा हुआ दिखेगा। बिजली विभाग का कहना है कि यह बदलाव उपभोक्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। हालांकि किराएदारों और नए मकान में रहने वाले के लिए इससे मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अब कई कामों में बिजली बिल एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगस्त में शुरू हो सकते हैं पीईटी 2026 आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगस्त के पहले सप्ताह में पीईटी 2026 के ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकता है। इस बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर से आवेदन करना अनिवार्य होगा। बड़ी राहत यह है कि पीईटी स्कोर 3 साल तक मान्य रहेगा, जिससे अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। लेखपाल, ग्राम्य विकास, परिवहन समेत ग्रुप ग की कई भर्तियों के लिए पीईटी पास करना जरूरी होगा। लखनऊ में शुरू हुआ प्रो एक्सपो 2026। लखनऊ में 2 दिवसीय प्रो एक्सपो 2026 की शुरुआत हो गई है। इस आयोजन में देश के 30 से ज़्यादा बड़े ब्रांड अपने फ्रेंचाइजी और बिजनेस मॉडल के साथ पहुंचे हैं। यहाँ युवाओं, उद्यमियों, निवेशकों को कम निवेश में कारोबार शुरू करने, फ्रेंचाइजी लेने और विशेषज्ञों से सीधे सलाह लेने का मौका मिलेगा। एक्सपो का उद्देश्य नए कारोबार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। पीसीएस 2026 आवेदन की आखिरी दौड़ शुरू। यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अब करीब आ गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों से समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी है, ताकि आखिरी समय में वेबसाइट पर बढ़ते दबाव या तकनीकी परेशानी से बचा जा सके। इस भर्ती के जरिए करीब 500 ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई की तय की गई है। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 20 जुलाई को देश के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में भी बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज चमक की संभावना है। लोगों को जल भराव वाले क्षेत्रों और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आईएएस रिंकू सिंह ने सरकार को लिखा पत्र। जालौन में तैनात आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर अपनी तैनाती और कामकाज को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनसे पूरा काम नहीं लिया जा रहा है, इसलिए या तो उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी दी जाए या किसी दूसरे राज्य में भेज दिया जाए, या फिर आधा काम होने पर आधा वेतन ही दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की भी मांग की है। जौहर यूनिवर्सिटी पर अखिलेश का खुला खत। रामपुर की जौहर
यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्रों और अभिभावकों के नाम खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ खड़ी है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय को राजनीतिक वजहों से निशाना बनाया जा रहा है और इस कार्रवाई का पार्टी विरोध करेगी। ब्लॉक प्रमुख बने शासक। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर नहीं होने के कारण निर्वर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर उन्हें ब्लॉक का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। यह व्यवस्था नई क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक होने या अधिकतम 6 महीने तक लागू रहेगी। इससे पहले ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बनाया जा चुका है। बारिश में ढहा 300 साल पुराना मंदिर। संत कबीर नगर के वसवारी गांव में लगातार बारिश के बीच करीब 300 साल पुराना बाबा बैजूनाथ मंदिर अचानक गिर गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए थे। प्रशासन ने मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है और श्रद्धालुओं की पूजा जारी रखने के साथ नए भव्य मंदिर के निर्माण का भरोसा भी दिया गया है। संसद से पहले मायावती का हमला। संसद के मानसून सत्र से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी, पश्चिम बंगाल की स्थिति और राजस्थान में गर्भवती महिलाओं की मौत जैसे मामलों का जिक्र किया। मायावती ने कहा कि इन मुद्दों पर जनता की नज़र बनी हुई है और संसद में इन बातों पर जवाब मांगा जाएगा। नक्शा पास कराने से पहले फायर एनओसी जरूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भवनों की अग्नि सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब भवन का नक्शा पास कराने, लाइसेंस जारी करने या दूसरी मंजूरियों से पहले अग्निशमन विभाग को जानकारी देना अनिवार्य होगा। फायर विभाग जांच के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी फायर एनओसी जारी करेगा। इसके बाद ही संबंधित विभाग अपनी आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। बिजली उपभोक्ताओं को डबल झटका। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए व्यवस्था पर विवाद शुरू हो गया है। 1200 यूनिट से ज़्यादा सालाना बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को रियायती दर का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जिनकी खपत इससे कम है लेकिन बिजली लोड 1 किलोवाट हो चुका है, वे भी इस सुविधा से बाहर रह सकते हैं। उपभोक्ता परिषद इस मामले पर सवाल उठाते हुए विद्युत नियामक आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। फर्जी वकीलों पर हाईकोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्रीधारी और आपराधिक मामलों से जुड़े वकीलों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। कोर्ट ने डीजीपी, बार काउंसिल और दूसरे संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए पूरे मामले की समीक्षा जांच शुरू कर दी है। सवालों के बीच फिर मिला 35 करोड़ का ठेका। बरेली में सीएम ग्रिड योजना के तहत 35 करोड़ रुपए का सड़क चौड़ीकरण का ठेका एक बार फिर उसी फर्म को दे दिया गया जिस पर पहले से काम की गुणवत्ता और देरी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। दूसरी कंपनियों की भागीदारी नहीं होने से टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। व्यापार मंडल ने मामले की शिकायत शासन से करने की बात कही है। एसटीएफ ने पकड़ा नाइजीरियन ड्रग तस्कर। यूपी एसटीएफ ने साइबर ठगी के मामले में वांछित एक नाइजीरियन नागरिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 5 किलो मेथाम्फेटामाइन बरामद हुई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी साइबर ठगी के साथ साथ मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल था। गिरफ्तार आरोपी की आगे की कार्रवाई के लिए एनएससीबी के हवाले कर दिया गया है। जमीन खरीद बिक्री पर इनकम टैक्स की नज़र। जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मामलों में आयकर विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 32 रजिस्ट्री कार्यालय विभाग की निगरानी में है। शुरुआती जांच में कई दस्तावेजों में पैन नंबर और रजिस्ट्री के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने की आशंका जताई गई है। विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कहीं गलत पैन नंबर का इस्तेमाल कर संपत्ति के सौदों में गड़बड़ी तो नहीं की गई है। एम्बुलेंस से हो रही थी शराब तस्करी। आगरा में पुलिस ने सायरन बजाती एक एम्बुलेंस को रोककर बड़ा खुलासा किया है। मरीज की जगह एम्बुलेंस में 80 पेटी अंग्रेजी शराब भरी मिली। तस्करों ने शक से बचने के लिए एम्बुलेंस के आगे एक थार गाड़ी भी लगा रखी थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि शराब की तस्करी के लिए आरोपियों ने खासतौर पर यह एम्बुलेंस खरीदी थी। हिंडन नदी उफान पर 150 घरों में पानी। गाजियाबाद में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा गहरा गया है। करहेड़ा, शिवम इनक्लेव समेत तक कई इलाकों में 150 से ज़्यादा घरों में पानी घुस गया है। सिटी फॉरेस्ट को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी की समय पर सफाई और जलकुंभी हटाने का काम नहीं होने से हालात और खराब हो गए हैं। डीएम के सामने बच्चे ने खोला सिस्टम का दर्द। लखीमपुर खीरी के संपूर्ण समाधान दिवस में 13 साल के अमिताभ गुप्ता ने अपनी पारिवारिक परेशानी सीधे डीएम के सामने रखी। उसने बताया कि कई शिकायतों के बाद भी उसके मकान के कब्जे का विवाद नहीं सुलझा।
बातचीत के दौरान बच्चे ने अधिकारियों से कहा कि सिर्फ भरोसा ही नहीं, कार्रवाई चाहिए। उसने यह भी कहा कि कमीशन मिलने पर ही काम होता है। बच्चे की बेबाक बातों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अलीगंज अग्निकांड के आरोपी को राहत नहीं। लखनऊ के चर्चित अलीगंज अग्निकांड मामले में आरोपी सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला को अदालत से बड़ा झटका लगा है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी। अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड और साक्ष्यों के आधार पर माना कि प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती। राम मंदिर सीईओ के लिए 2300 आवेदन। अयोध्या के राम मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद के लिए देश भर से जबरदस्त रुचि देखने को मिली है। इस पद के लिए करीब 2300 आवेदन पहुंचे हैं। अब चयन समिति सभी आवेदनों की जांच करेगी और योग्य उम्मीदवारों के नाम ट्रस्ट को सौंपेगी। नए सीईओ की जिम्मेदारी मंदिर के संचालन, श्रद्धालुओं की सुविधाएं और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की होगी। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।